दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। कनिका, जाओ अपनी भाभी के पीछे पीछे उसके कमरे में। देखो वह अपने मायके वालों को हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बता रही, या फिर कोई सामान उनके बैग्स में चोरी छुपे तो नहीं रख रही। तुम वहीं मौजूद रहना, रसोई मैं संभाल लूँगी। सरला ने अपनी बेटी से आंखों के इशारों में ऐसा कहा तो कनिका चल दी अपनी भाभी के पीछे पीछे। यह उसका हमेशा का काम था। जब भी बहू के मायके से कोई आता तो नंद पीछे पीछे घूमती रहती। सासू माँ उसे और अधिक चौकन्ना रहने के लिए कह देती। सुगंधा की शादी को 1 वर्ष हो गया। सास नंद की यही आदत उसे नागवार गुजरती। आखिर करे भी तो क्या, पति भी तो एक नहीं सुनता। सुगंधा अपने मायके वालों से 2 मिनट भी अकेले में बात नहीं कर सकती। सास या नंद का पहरा हमेशा लगा रहता है। अपनी मर्जी से कोई सामान मायके में छोटे भाई बहन के लिए नहीं दे सकती, जबकि सुगंधा के माँ बाप हमेशा ही उसके लिए महंगा सामान, गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, फ्रूट्स भर भर कर भेजते हैं। सुगंधा का दिल भी चाहता है कि वह छोटे भाई को उनकी पसंद का एक जोड़ा ही दिलवा दे, लेकिन सास हमेशा यह कहकर मना कर देती है कि बेटी के घर से भी कोई लेता है क्या। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सुगंधा अपने लिए भी अपने पति अमन से कोई चीज़ नहीं मंगवा सकती। बाहर से आने वाली हर चीज़ पहले सास और नंद के हाथों में जाती। वह उसे देखती परखती है, उसके बाद ही सुगंधा तक पहुँचती। हर बात में टोका टाकी। सुगंधा कई बार अमन को इसके लिए शिकायत भी कर चुकी, लेकिन अमन का कहना है कि हमारे घर में ऐसा ही रिवाज है। कोई भी चीज़ पत्नी के लिए आएगी तो वह बहन और माँ के लिए पहले आएगी, नहीं तो आएगी ही नहीं। अमन को कंपनी प्रोजेक्ट के चलते बेंगलुरु जाने का मौका मिला। 15 दिन का टूर था। उसने माँ से बात की कि वह सुगंधा को अपने साथ ले जाना चाहता है। वैसे भी वह हनीमून पर नहीं जा पाए। कंपनी के खर्च से सुगंधा का घूमना भी हो जाएगा। सास ने विरोध जताया, वह अकेली क्यों जाएगी, घर में जवान बहन है, शर्म नहीं आती तुझे। अपनी पत्नी को बेंगलुरु घुमाने ले जा रहा है और बहन घर पर रहेगी, उसे भी साथ ले जा, नहीं तो बहू भी नहीं जाएगी। अमन को पहली बार माँ की यह जिद बुरी लगी। भाई भाभी के साथ कनिका क्या करेगी। उसने माँ को समझाना चाहा, जवान लड़की का पराए शहर जाना ठीक नहीं, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रही। बहू भी तो खूबसूरत है, जवान है, फिर तो उसे भी पराए शहर जाने में खतरा होगा। रहने दो, कोई नहीं जाएगा, तुम चले जाओ। माँ मानने को तैयार नहीं थी, इसीलिए अमन मन मार कर रह गया। वह कई दिन तक उदास रहा। भाई को अशांत देखकर कनिका बोली, माँ तुम ज़्यादा जिद मत किया करो, कहीं भैया भी हाथ से ना निकल जाए तो फिर बैठी रहना आराम से। अभी तक तो भैया आपसे छुपा कर कोई भी एक काम नहीं करते, लेकिन अगर आपकी जिद ऐसे ही चलती रही तो फिर भैया भाभी को चोरी छुपे शॉपिंग कराने ले जाएंगे, हमें कुछ नहीं दिखाएंगे, न जाने क्या क्या छुपा कर ला कर देंगे, फिर तुम माथा पीटती रहना। बेटी के समझाने पर सरला ने जिद छोड़ दी और सुगंधा को बंगलोर अमन के साथ भेज दिया। दोनों 15 दिन बाद घर लौटे तो सुगंधा ने एक एक चीज़ बैग से निकाल कर सासुमा को दिखाई। वह माँ के लिए बनारसी साड़ी, नंद के लिए रेडीमेड सूट और अपने लिए खूबसूरत गुलाबी जरीदार साड़ी लेकर आई थी। सास ने तुरंत ही सभी चीज़ों को समेट लिया और बोली, बहू यह साड़ी बहुत अच्छी व महंगी। क्यों कनिका, तुझे पसंद है ना। कनिका ने हाँ में सिर हिला दिया। बहू तू इतनी महंगी साड़ी पहनकर क्या करेगी, वैसे भी तुझे घर में ही रहना है, इसे मैं रख देती हूँ, तेरी नंद के काम आ जाएगी। सुगंधा बेबस नज़रों से अमन की तरफ देखने लगी। अमन आंखें तरेर कर रह गया कि मना कर दो, लेकिन सुगंधा ने आज तक सास नंद को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। उसकी हिम्मत नहीं हुई। सास ने साड़ी उठाकर अलमारी में रख दी। रात को सोते समय अमन उस पर नाराज होते हुए बोला, तुम मना नहीं कर सकती थी, कितने मन से पहली बार तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था। सुगंधा बोली, आप ही तो कहते थे कि कोई भी चीज़ पहले माँ बहन के लिए आएगी, बाद में पत्नी के लिए। हमेशा ऐसा ही तो होता आया है, फिर आज मैं माँ को मना कैसे कर सकती थी। अमन बोला, परंतु उनके लिए भी तो हम कुछ ना कुछ खरीद कर लाए थे। माँ की यह आदत मुझे अखरने लगी। मैं उन्हें बहुत आदर सत्कार देना चाहता हूँ कि उनका दिल ना दुखी। माँ को कभी यह न लगे कि शादी के बाद बेटा बदल गया है। माँ ने हम दोनों भाई बहन को बहुत कष्टों से पाला है। मैं बहुत छोटा था जब पिताजी रहे थे। माँ ने जीवन में बहुत कष्ट झेले।
अब मैं माँ की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं पत्नी की इच्छाओं का गला घोट दूँ। सुगंधा अमन को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, माँ को वह साड़ी पसंद थी, कनिका की शादी में काम आ जाएगी, आप मुझे और दिलवा देना। अमन नाराज होकर करवट बदल कर सो गया। कुछ दिनों बाद नंद का रिश्ता तय हो गया। सासू माँ ने बहुत सारी सुंदर महंगी चीज़ें, साड़ियाँ सुगंधा की संदूक से निकाल कर बेटी के दहेज में देने के लिए तैयार कर दी। सुगंधा ने एक बार भी विरोध नहीं किया। इन सब में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उसके दिल के बहुत करीब थी। माँ, मौसी, मामी के दिए तोहफे सबको प्रिय होते हैं। सुगंधा ने भी उन्हें सहेज कर रखा हुआ था। मन मारकर उसने खुशी खुशी बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से संदूक से निकाल कर नंद को दे दी। नंद के दहेज का सामान सभी रिश्तेदारों को दिखाया गया तो वह गुलाबी जरीदार साड़ी अलग ही चमक रही थी। सुगंधा का दिल दुख रहा था। अमन ने कितने प्यार से उसके लिए यह साड़ी खरीदी थी। सरला जी ने बेटी को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी तरफ से खानदानी जड़ाऊ कंगन बेटी को दिए। खानदानी चीज पर पहला हक बहू का होता है, लेकिन यहाँ तो सास ने सारे हक बेटी को दे दिए। सुगंधा अमन यहाँ भी कुछ नहीं बोले। सोचा, माँ का बेटी के प्रति प्यार है, उन्हें टोकेंगे तो बुरा मान जाएगी। कनिका की शादी हो गई, सब कुछ बढ़िया तरीके से निपट गया। इसी तरह 1 साल बीत गया। कनिका ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। ससुराल वाले धनी लोग थे। नंद ने नेग में कनिका से जड़ाऊ कंगन मांग लिए। उसका दिल धक से रह गया। वह कंगन उसके दिल के बहुत करीब है, माँ की निशानी है। कनिका का चेहरा उतर गया। यह देखकर उसकी सास बोली, यह क्या बहू, खुशी के मौके पर मेरी बेटी ने तुमसे कंगन क्या मांग लिए, तुमने तो मुंह बना लिया। भगवान ने तुम्हें पुत्र रतन दिया है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी अपनी नंद को खुश रख करो। अरे ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं। कनिका मन मारकर अलमारी से जड़ाऊ कंगन लेने अपने कमरे में गई। अलमारी खोली तो सामने भाभी की गुलाबी साड़ी देखकर दिल धक से रह गया। साड़ी हैंगर से उतरकर कनिका ने सीने से लगा ली। आंखें नम हो गई। मन ही मन सोचने लगी, मैंने भाभी का दिल दुखाया था। यह साड़ी उनके लिए कितनी खास थी। भैया का दिया हुआ पहला कीमती उपहार भाभी के लिए अनमोल था, लेकिन मैंने और माँ ने भाभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर यह साड़ी जबरदस्ती उनसे ले ली। भाभी का दिल कितना दुखा होगा। शायद भगवान मुझसे इसी का बदला ले रहा है। जड़ाऊ कंगन मेरी माँ की निशानी मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन क्या करूं, सास नंद को नाराज नहीं कर सकती। बुझे मन से कनिका ने कंगन नंद को दे दिए। अगले दिन उसने मायके में फ़ोन लगाया। कैसी हो माँ, भाभी कहाँ हैं, जरा बात करा दीजिए। कनिका हमेशा माँ से बात करती थी, भाभी को कभी उसने तवज्जो नहीं दी। शादी के बाद आज पहली बार सुगंधा से बात करते हुए कनिका का दिल भर आया। वह बोली, भाभी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका दिल दुखाया। आपकी गुलाबी साड़ी जो बंगलुरु से भैया ने आपको दिलवाई थी ने आज मुझे रुला दिया। मैं जानती थी भैया का वह पहला गिफ्ट आपके लिए अनमोल था, लेकिन माँ और मेरी जिद के कारण आपने चुपचाप हमें थमा दिया। आज जब मेरी नंद जड़ाऊ कंगन मुझसे नेंग में मांगे तो आपका दर्द समझ आया। मैं वह साड़ी वापस भिजवा रही हूँ। मैंने 1-2 बार ही पहनी, प्लीज़ भाभी मना मत करना, नहीं तो जब जब मैं उस साड़ी को अपनी वार्डरोब में देखूंगी अपने आप को गुनाहगार मानती रहूंगी। इतनी महंगी तो नहीं, लेकिन अपनी तरफ से एक साड़ी और भिजवा रही हूँ, हो सके तो छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। यह सुनकर सुगंधा की आंखें नम हो गई। नहीं कनिका, ऐसा नहीं कहते मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तुम मेरी छोटी बहन जैसी। तुम्हारे भैया ने हमेशा ही तुम्हें और माँ को मुझसे पहले रखा। इसका मुझे जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि बेटा जो माँ और बहन का सम्मान करता है वही अच्छा पति साबित होता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए। किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह भी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एक कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाता है, तो हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।